गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक। आप हैं मेरे साथ। मैं डॉक्टर दिनेश परमार, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम भारतीय इतिहास के स्रोतों में विवेचन कर रहे हैं, कल साहित्य के बारे में पढ़ा था, जिसमें वेदों में उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण के बारे में हमने पढ़ा। वेदांगों के बारे में आपको पूर्व में बता चुके हैं, है ना। उसके बाद जैन धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ इत्यादि के साथ साथ आज हम बात करेंगे पुरातात्विक साहित्य की। किसकी? एक तो साहित्य, लिखित साहित्य, और दूसरा है पुरातात्विक साहित्य। पुरातात्विक साहित्य में प्राचीन भारत के सामाजिक और धार्मिक इतिहास प्रमुख है। उसका विशद प्रकाश हमें प्राप्त होता है, विशद विवेचन प्राप्त होता है, और विस्तृत ज्ञान हमें उसी से ही प्राप्त होता है। पुरातत्व के अंतर्गत उत्खनन में प्राप्त समस्त सामग्री को पढ़ा जाता है, इकट्ठा किया जाता है। लेकिन इसको भी हमने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? पहला, खुदाई से निकली सामग्री, ठीक है, जैसे आपने खोदा और जो सामग्री मिली वो, ठीक है। दूसरा, उत्कीर्ण लेख, मतलब लिखे हुए लेख हैं। तीसरा, मुद्राएं, जिसे हम सिक्के बोलते हैं। चौथा है स्मारक, जिसमें मूर्तियाँ, मंदिर, भवन, दुर्ग इत्यादि आ जाते हैं। पुरातत्व समझ चुके होंगे आप। पुरातत्व साहित्य में को भाग कितने भाग बांटे हैं? 4 बांटे हैं। कौन कौन से हैं 4 भाग? 4 भाग हैं: खुदाई से निकली सामग्री, उत्कीर्ण लेख, मुद्राएं, स्मारक, मूर्तियाँ, मंदिर, भवन और दुर्ग। इस तरह से 4 भागों में बांट रखा है। ये समस्त चीज़ें ऐसे ऐतिहासिक स्थानों से प्राप्त होती है जहाँ पर हमें ईंट, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, अनाज के दाने आदि सम्मिलित हैं। ऐसे प्रकार की चीज़ें हमें उत्खनन से प्राप्त होती हैं। ऐसे कौन कौन से स्थान हैं? जो भारतीय सभ्यता की जो संस्कृति है, सिंधु सभ्यता है, वहाँ से हमें खुदाई से जो प्राप्त होते हैं वो पुरातात्विक अभिलेख कहे जाते हैं, पुरातात्विक सामग्री कही जाती है, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़, लोथल, रंगपुर इत्यादि बहुत सारी है ना, जिसका हम सभ्यता वाले अध्याय में अध्ययन करेंगे, जहाँ से ये प्रागैतिहासिक युग के समाज, धर्म, अर्थ और राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें बताता है। सारनाथ, नालंदा, राजगृह, कौशाम्बी आदि की खुदाइयों से भी हमें बहुत सी ऐतिहासिक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो ऐतिहासिक युग की जनजीवन को प्रभावित किया था या उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इन प्रस्तरों, दीवारों, गुहाओं, स्तंभों, ताम्रपत्र इत्यादि पर भी खोदे हुए अभिलेखों से भी हमें प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों से हमें मौर्य साम्राज्य, युगीन समाज और संस्कृति पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि अशोक के अभिलेख संपूर्ण भारत में पाए गए हैं, जो ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि में लिखे गए हैं, और जेम्स प्रिंसेस ने प्रथम बार इसको पढ़ा था, समझा था, और उसका उल्लेख या उसका वर्णन किया गया है। कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से राजनीतिक घटनाओं के अतिरिक्त धार्मिक और सामाजिक कार्यकलापों का भी हमें विवरण प्राप्त होता है। इसी प्रकार गुप्तकालीन अभिलेख और मुद्राएं भारतीय प्राचीन इतिहास के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उन्हीं से ही हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि समुद्रगुप्त के
प्रयाग अभिलेख से उसकी दिग्विजय की विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। देखो ये सब चीज़ें हैं। गुप्त काल से 12वीं सदी तक के अनेक लेख जो प्राप्त होते हैं उनको भी हमने समाज और संस्कृति का जो उद्घाटन करती हैं उसको कितने भागों में बांट दिया है? 4 भागों में, जिसमें पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहालेख और चौथा है ताम्रलेख। मतलब हमें गुप्त काल से 12वीं सदी तक के इतिहास की जानकारी के लिए हमें जो चीज़ें लिखी हुई प्राप्त होती हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं? शिलालेखों से, स्तंभ लेखों से, गुहालेखों से। गुहालेखों मतलब जो गुफाएं होती है उसमें जो लिखा हुआ वो है। और ताम्रलेख किसी शासक के द्वारा किसी को भी दिया जाता, सम्मान में लिखा जाता था, वो चीज़ें हमें प्राप्त होती है। 8 प्रकार के सिक्के सबसे पुराने हैं। क्या हैं? सबसे पुराने सिक्के किसको माना गया है? 8 प्रकार के सिक्कों को माना जाता है, जिसमें धार्मिक और सामाजिक स्थिति का पूर्ण रूप से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। मुद्राओं से तत्कालीन शासक और उसके समय से ज्ञात होता है कि वो कौन सी लिपि थी उस समय, कौन से धर्म था, कौन सा समाज में क्या क्या कार्य होते थे इत्यादि के बारे में हमें इन मुद्राओं से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार यवन, पल्लव, शक, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, राजपूत आदि विभिन्न राजवंशों के सिक्के जो प्राप्त होते हैं उसी से उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, धार्मिक और आर्थिक संपन्नता के बारे में हमें प्राप्त होता है। इसमें गुप्त सम्राटों ने जैसे सोने के सिक्के चलाए थे उससे उनके आर्थिक संपन्नता के बारे में हमें अच्छे से अनुभव प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार स्मारकों से भी भारतीय समाज को अत्यधिक उल्लेखित किया गया है, जिसमें भवन, राजप्रसाद, सार्वजनिक भवन, साधारण मकान, दूर, मंदिर, चैत्य, स्तूप, विहार इत्यादि जगहों से जो हमें लेख प्राप्त होते हैं उससे हमें वहाँ की तत्कालीन स्थिति के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। किससे होता है? हमें पुरातात्विक साहित्यों से। आप समझ गए होंगे पुरातात्विक साहित्य को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। कौन सी? खुदाई से निकली सामग्री, उत्कीर्ण लेख, मुद्राएं और स्मारक, है ना। और इसी प्रकार हमने स्मारकों को भी कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख और ताम्रलेख। इस प्रकार हमने आज साहित्यिक पुरातात्विक अध्ययन किया, पुरातात्विक साहित्य पर अध्ययन किया है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना कि इन्होंने कौन से शिलालेख लिखे, कब लिखे और क्या हमें जानकारी प्राप्त होती है, इसके बारे में आपको अच्छे से विशद विवरण बता दिया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे विदेशी लेखक और यात्री, जिसके द्वारा हमें भारतीय इतिहास की ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद। रोटी बना दो जरा सा, फटाफट इसका कर दूंगी।